दुष्यंत चौटाला जी युवाओं का ज़्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं, वे युवा भी हैं और दुष्यंत चौटाला जी ने जितने भी काम करे हैं हरियाणा के युवाओं के पक्ष में करे हैं, जिस हिसाब से पार्टी मेरे को जिस तरीके का आदेश देगी मैं उस आदेश को, वो टिकट देंगे तो इलेक्शन भी लड़ूंगा। वो कांग्रेस को कांग्रेस ही खाएगी। संगठन का निर्माण नहीं कर पा रहे, वो सरकार में आने की सोच रहे। अगर दीपेंद्र हुड्डा में इतना ही दम होता तो फिर वो राज्यसभा का सांसद क्यों बनता है? भूपेंद्र हुड्डा को दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। संघर्ष के बल पर कैसे सफर तय किया जाता है, कैसे शिखर तक पहुंचा जाता है, इसके बिरले ही उदाहरण मिलते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है इनसो के प्रदेश प्रभारी रवि मसीह। साधारण परिवार से आने वाले किस तरह से जननायक जनता पार्टी की छात्र विंग के शिखर तक पहुंचे, आज उनसे साझा करेंगे। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं प्रेरणा भी बात है, क्योंकि अक्सर बात की जाती है कि राजनीतिक परिवारों के बच्चे ही आगे निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके अलग से उदाहरण है कि किस तरह से अपना रास्ता खुद तय करते हुए और आज इनसो जो प्रदेश के प्रभारी रवि मसीह किस तरह से वो सफर तय किया, सबसे पहले उनसे ये जानेंगे। रवि जी, किस तरह से देखते हैं अपने सफर को आप? सबसे पहले तो धन्यवाद। पूरे जो मेरा सफर रहा वो था इनसो की बदौलत, क्योंकि जब जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ उसने हमेशा एक ही चीज में से सिखाई है कि संघर्ष कैसे करते हैं और संघर्ष के दम पर मुकाम कैसे हासिल करते हैं। तो मैंने जो कुछ सीखा वो इनसो से सीखा, क्योंकि जो इनके संस्थापक थे डॉक्टर जयसिंह चौटाला, तो संघर्ष की प्रतिमूर्ति जो हमारे नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी, संघर्ष के दम पर आज इतनी बड़ी मुकाम पर है। हमारा तो काम ही संघर्ष है। एक साधारण परिवार से होना और आज एक राष्ट्रीय प्रभारी, जो प्रदेश के प्रभारी बनना, कहीं ना कहीं बड़ी कहीं ना कहीं उपलब्धि कहेंगे। आखिर किस तरह से संभव हो पाया? जो इनसो है चौधरी देवीलाल के विचारों पर चलती है और चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसान के बेटे को, साधारण से परिवार से आने वाले लोगों को हमेशा विधानसभा में पहुंचाया, लोकसभा में पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। तो उसी नीति पे चलते हुए इनसो आज काम कर रही। और जब मैं प्रदेश प्रभारी मेरे को बनाया तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया तो उन्होंने मेरे से एक चीज बताई कि बेटे, पार्टी का हमेशा इतिहास रहा है कि जिसने यहाँ पर मेहनत करी उसका किसी ने खाया नहीं, उसको हमेशा हमने मान सम्मान देने का काम करा है, उसको हमने पहुंचाया है। बेशर्त ये है कि वो मेहनत करेगा तो उसका मुकाम देने का काम करेंगे और वैसा ही पार्टी ने। अक्सर देखेगा जो साधारण परिवार होते हैं, कहीं ना कहीं रोजी रोटी का एक बड़ा मसला रहता है, कहीं ना कहीं रोजी का जुगाड़ करना होता है, रोटी का जुगाड़ करना होता है और नौकरी पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स का फोकस रहता है। आखिर आपने इस रास्ते पे आने का कैसे सोचा? देखिए, जो मैंने सीखा कि इसमें ये था कि तो हमेशा अपना इतिहास रहा है राजनीतिक, कि यहाँ पर राजघराने के लोग ही आगे पहुंच पाते हैं और किसी ना किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आपको कुछ समाज के अंदर बदलाव लेके आना है, समाज में कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, राजनीति से अच्छा माध्यम तो कुछ नहीं हो सकता। इन डेमोक्रेसी एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन पॉलिटिक्स। तो इससे मेरे को लगता है कि राजनीति के माध्यम से मैं लोगों का ज्यादा भला कर सकता हूँ और राजनीति में मेरा इंटरेस्ट भी था, तो इस वजह से मैं नहीं, हमारा सवाल ये था कि अक्सर आपकी एज में बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे एग्जाम्स की कि भाई उनको कहीं नौकरी लग गई। आखिर ऐसा क्या कुछ घटित हुआ आपकी लाइफ में, क्या कहीं से कुछ मिला कि आपने उधर जाना है? देखिए, मैं एक साधारण से परिवार से आता हूँ और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं देखता था कि कैसे बच्चे बसों में लटक के जा रहे हैं और बसों में की भी ऐसी हालत होती थी कि ढंग से बच्चा पढ़ नहीं पाता। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उसमें एक चीज़ थी कि टीचर्स की बड़ी कमी रहती थी, बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलती थी। तो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे को खटकी कि एक साधारण से परिवार का बच्चा एक पढ़ने के लिए इतनी मुश्किल कर रहा है, उसको अगर वो ट्रेवल्स के अंदर ही 2-3 घंटे अपने बेकार कर देगा, उसकी फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, उसको फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, तो फिर बच्चे कैसे अपने आप को कामयाब कर पाएंगे, कैसे वो अपनी पढ़ाई को पूरे कर पाएंगे। तो मेरे को लगा कि किसी ना किसी को स्टेप लेना चाहिए और मेरा एक नेचर है कि जो चीज़ मेरे को लगती है कि गलत है मैं उस चीज़ का आवाज़ उठाता हूँ और उसी के जरिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरे को लगा कि किसी ना किसी को स्टेप लेना पड़ेगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ। रवि भाई, हमने भी आपका सफर देखा, यूनिवर्सिटी में तमाम आपने संघर्ष किया, आखिर उसमें कितना आपको सफलता मिल पाई? जिस तरह तमाम आपके मसले आपने उठाए, तमाम हमने पिछले कई सालों से देखा है। मैं तो यूनिवर्सिटी में तब आया था जब इस यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस के स्टूडेंट बिना लैब के एमएससी पूरी करके चला जाता था और हमने इतनी मेहनत करी कि आज यूनिवर्सिटी के अंदर वो सारी जो नॉर्मल सी सुविधाएं होनी चाहिए थी वो तो आज कम से कम यूनिवर्सिटी दे रही है। और हमने जो संघर्ष करा हॉस्टल का था, चाहे वो फीस का मुद्दा था, चाहे बसों का मुद्दा था, तो किसी भी तरीके का कोई भी विद्यार्थियों के हित की कोई भी बात हुई, हमेशा हम पहली पंक्ति में खड़े मिले, उनका समाधान भी हमने करवाया। आज आप देखते होंगे कि वो सारी चीजें कहीं ना कहीं
उनको विद्यार्थियों को सुविधाएं मिल रही हैं, उन चीज़ों में बदलाव आया है। आज लैबें भी बढ़ी हैं, आज हॉस्टल भी बन रहे हैं और खेलने के मैदान भी हैं, बसों की सुविधाओं में पहले भी फर्क आया है, फैकल्टी भी आई है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने संघर्ष किया और प्रदर्शन किया, उसके बलबूते हम लोगों ने अच्छा मुकाम हासिल किया। मशीद भाई, मसीह छोटा सा गांव, शहर से दूर, दूसरा वो क्या टर्निंग पॉइंट रहा आपकी लाइफ में कि आपको प्रदेश स्तर तक का प्रभारी बना दिया गया, और क्या अब लगता है कितनी जिम्मेदारी अभी आप मिली है? मेरे को लगता है कि मैं, जैसे आपने बताया कि छोटे से गाँव से आता हूँ, तो सबसे पहले तो जो पार्टी का मैंने बताया कि इतिहास का है, हमेशा जो मेहनत करता है उसको आगे क्रम में शायद पार्टी को लगता है कि मैंने इतनी अच्छी मेहनत करी है, तो उन्होंने बिना किसी भेदभाव के मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और अभी जो प्रदेश प्रभारी बनने के बाद मेरे को जो ये लगता है कि भाई जिम्मेदारी अभी बड़ी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं पहले यूनिवर्सिटी तक सीमित था, जिले तक सीमित था, अब मेरे को पूरे हरियाणा का देखना पड़ता है। और अभी राजस्थान के अंदर भी इलेक्शन है, वहाँ भी मेरे को प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, क्योंकि पार्टी मेरे पे विश्वास करती है और मैं पार्टी के विश्वास को निभाता हूँ। जन नायक जनता पार्टी जब अपने शुरुआती दौर में थी, कहीं युवाओं पर एक बड़ा दाव खेला, तो अब इनसो की क्या भूमिका देखते हैं? क्योंकि लगातार आप छात्र संघ चुनाव की बात करें, लेकिन सरकार में रहते हो आप लोग नहीं करा पाए, तो कहीं ना कहीं आपका भी कहीं ना कहीं डबल सा नेचर रहता है, आप लोग इतनी प्रखरता से उस मुद्दे को नहीं उठा पाते। देखिए, जैसे आपने बताया कि इनसो की भूमिका, तो जननायक जनता पार्टी को बनाने वाली इनसो है, कैसे दिग्विजय सिंह चौटाला जी भी कहते हैं, सब मानते हैं। और आपने कहा छात्र संघ चुनाव का, 2018 के अंदर जब छात्र संघ चुनाव है, तो ऐसा हरियाणा के अंदर कोई नेता नहीं मिलेगा आपको कि 5 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठा, और 5 दिन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उन्होंने छात्र संघ चुनाव बहाल करवाई, सरकार को झुकाने का काम किया। अभी भी दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने कहा है कि हम कॉलेजों के माध्यम से, यूनिवर्सिटियों के माध्यम से हम कैंपेन शुरू कर दिया है। हर विद्यार्थी अपना जो भी मैसेज है वो राज्यपाल के पास भेजेगा, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर और डीसी के थ्रू हम ज्ञापन लाने का काम करेंगे। और इस मुहिम में हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि हम इस संघर्ष को अच्छे तरीके से सही छात्र संघ चुनाव बहाल कराकर मुकाम हासिल करने का काम करेंगे और हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छा। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार उतनी प्रखरता के साथ ये मसला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता के साथ दबाव में इनसो या आपकी पार्टी दिखाई दे रही है? देखिए, अगर सत्ता का दबाव होता तो हम, दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने बोला है कि हम विधानसभा के अंदर भी लेके आएंगे, और जब हम भी लेके आ रहे हैं तो कहीं हम इस चीज को मानते ही नहीं कि हम पर कोई दबाव है। हम अगर दबाव मानते तो हम बिल नहीं लेके आते। इससे एक चीज साफ हो जाएगी कि कितने साथी किस पक्ष में है, छात्रों के हित में कौन है कौन नहीं। जो बिल लेके आ रहा है उसका मतलब सीधा सीधा है तो छात्रों के हित में। युवाओं की पार्टी माना जाता है जननायक जनता पार्टी, क्योंकि डिप्टी सीएम आपके युवा है, आपके जो प्रधान महासचिव वो युवा है, तो किस तरह से जिम्मेदारियां, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जाना है, क्या कुछ जिम्मेदारी किस तरह से बांटी गई है? देखिए, अभी तो इनसो की जो भूमिका है, जैसे कि पहले हुआ था कि सबसे पहले इनसो के जो प्रदेश अध्यक्ष थे भाई प्रदीप जायसवाल जी, उनको इलेक्शन के अंदर पार्टी ने टिकट दी और लोकसभा में उनको एक मुख्यमंत्री के बेटे के सामने, जो बड़ा राजघराने से आता है, और प्रदीप जायसवाल जी को टिकट दी। और प्रदीप जायसवाल जी की बदौलत दीपेंद्र हुड्डा को हर काम वो देखना पड़ा, और इनसो सबसे पहले जो टिकट आई थी वो इनसो की आई थी, तो इनसो की बड़ी भागीदारी रही। एक आप प्रदेश की राजनीति की बात कर ले तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला जी कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं लोग, भाई कौन आगे। आप किस तरह से देखते हैं दोनों के मुकाबले में, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी कहीं ना कहीं लोकप्रियता कम नहीं? अगर दीपेंद्र हुड्डा में इतना ही दम होता तो फिर वो राज्यसभा का सांसद क्यों बनता? अगर भूपेंद्र हुड्डा को अपने बेटे से मोह नहीं होता तो किसी जैसे मेरे जैसे किसी साधारण से परिवार से आने वाले बच्चे को या उनके पार्टी के किसी कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजता। उन्होंने तो अपने बेटे के मुंह में, उनको तो लोकसभा में सांसद अपना ही बेटा चाहिए, राज्यसभा में भी अपना ही बेटा चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा को दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अगर दीपेंद्र हुड्डा में इतना ही दम था तो वो लोगों के द्वारा चुना हुआ लोकसभा में पहुंचता, ना कि ऐसे भगोड़ों की तरह राज्यसभा में पहुंच जाता। दीपेंद्र हुड्डा में दम है नहीं। तो उसको कैसे देखते हैं? अपने ना, खासकर तो जैसे कोविड के बाद टिकटॉक स्टार ज्यादा हो रहे हैं, आरोप लगाना और आरोप को साबित करना बड़ी चीज है। दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने कहा है कि आरोप साबित करके दिखाओ। 7 दिन का हमने टाइम भी दिया है, अगर वो 7 दिन के अंदर आरोप साबित नहीं कर पाते तो हम कोर्ट के मामले से उनको देखेंगे। अभी आपकी पार्टी युवाओं की बात करती है, युवाओं की भागीदारी को किस तरह से देखें? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में कितनी उम्मीद है युवाओं को कि पार्टी में कहीं ना कहीं उनको जो टिकट के रूप में, टिकट के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी इस चीज का डिसीजन लेंगे, और इनसो के माध्यम से या युवाओं के माध्यम से हमेशा पार्टी कोशिश करती है कि युवाओं को ही टिकट दे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी युवाओं का ज़्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो युवा भी हैं, और मेरा मानना है कि युवाओं की बड़ी अच्छी भागीदारी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी।
और दुष्यंत चौटाला जी ने जितने भी काम करे हैं हरियाणा के युवाओं के पक्ष में करे हैं, चाहे वो 75% का आरक्षण का हो, उनको विधानसभा में बिल लेके आए, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो भी जल्दी सुलझा दिया जाएगा। एक आप भी कोसली क्षेत्र से आते हैं, आपका गांव भी कोसली क्षेत्र में था, आप किस तरह से देखते हैं कि प्रभारी बनाना कहीं ना कहीं, क्या ये ना माना जाए कि कहीं ना कहीं चुनाव में उतारने की आपको तैयारी है? क्योंकि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और मेरे को पार्टी ये कहेगी कि हाँ झंडे लगाने हैं तो मैं झंडा भी लगाऊंगा, मेरे को ये कहेगी पोस्टर चिपकाना है तो पोस्टर चिपकाने का काम करूंगा। जिस हिसाब से पार्टी मेरे को जिस तरीके का आदेश देगी मैं उस आदेश को पूरा करने का। नहीं, यदि मान लेते हैं कि यदि आपको मौका देती है पार्टी, क्योंकि यूथ को आप भी बात कह रहे हैं कि यूथ की भागीदारी कहीं ना कहीं रहेगी, तो उसमें कितना प्रिपेयर है आप? मैं तो बता रहा ना कि जैसे ही डॉक्टर अजय चौटाला जी का जो आदेश होगा, वो शर्माते हैं वो टिकट देंगे तो इलेक्शन भी लड़ूंगा, वो नहीं देंगे दरी बिछाने का काम भी करूंगा, पोस्टर लगाने का काम भी करूंगा, झंडे उठाने का काम भी। पार्टी के सिपाही हैं, जैसी जिम्मेदारी दी जाएगी वैसे। एक बात गठबंधन की कर रहे थे, गठबंधन में आपकी सरकार है, तमाम आरोप लगते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने वाला है, कितने तैयार है यूथ यदि गठबंधन से अलग जाकर चुनाव लड़ने? 4 साल से तो मैं सुन रहा हूँ इस बात को कि गठबंधन आज टूटेगा और वे कहते कहते थकली होंगे और हम इस चीज की सफाई नहीं देना चाहते क्योंकि अभी गठबंधन अच्छे तरीके से चल रहा है। 4 साल से तो टूटा नहीं है, आगे भी नहीं टूटेगा। निश्चित तौर पर एनडीए के हम सदस्य हैं और निश्चित तौर पर साथ देंगे। कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं हरियाणा में? जिस तरह तमाम आरोप लगा रहे हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तमाम सर कांग्रेस की ओर से दावे किए जाते हैं। कांग्रेस को कांग्रेस ही खाएगी। कांग्रेस के अंदर तो इतने बारीक गुट हैं कि आपस में कभी कार्यकर्ता उस पर कुर्सी फेंक रहे हैं, उस पर कुर्सी फेंक रहे हैं। इधर भूपेंद्र हुड्डा वो है, किरण चौधरी है, शैलजा जी हैं, सुरजेवाला जी, उनकी तो आपस में लड़ाई बैठी हुई है। तो वो तो एक संगठन का निर्माण नहीं कर पा रहे, वो सरकार में आने की सोच रहे। दूर दूर तक उनका सपना है, सपना ही रहेगा। दक्षिण हरियाणा में तमाम आप दावे भले ही कर ले, दक्षिण हरियाणा में जजपा उतनी मजबूत नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। आप शायद आपका वोट परसेंटेज की बात कर ले, फिर सीट्स की बात कर ले, एक भी सीट नहीं वोट परसेंटेज वोट डाउन था, किस तरह से इसको मजबूत कर पाएंगे? ऐसा कहना सही नहीं है क्योंकि जैसे गुड़गांव में देख लो जिला प्रमुख जननायक जनता पार्टी से, नारगौल में आप देख लो जिला परिषद की चेयरमैन है वो जेजेपी से है। पार्टी कहाँ कमजोर है? पार्टी बहुत मजबूत है और पार्टी कमजोरी होती तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ से कोई नहीं दे जाती। और जयपुर के अंदर प्रोग्राम हुआ, हिसार के अंदर प्रोग्राम हुआ, सबसे ज्यादा भागीदारी रेवाड़ी की थी, तो यहाँ ही हुआ था जेजेपी को। देखिए, ये थे हमारे साथ इंसो के प्रदेश प्रभारी रवि मसीह। उन्होंने एक के बाद एक स्पष्ट जवाब दिए और एक बड़ा इशारा भी किया कि यदि उनको कोसली से मौका दिया जाता है तो वो उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि जिस तरह से कहा कि झंडा उठाने के लिए तैयार है, डंडा उठाने के लिए तैयार है, ऐसे में क्योंकि चुनावी माहौल है, कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं की भागीदारी की बड़ी बात की जा रही है प्रत्येक पार्टी की ओर से। ऐसे में कितनी भागीदारी मिल पाएगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से रवि मसीह ने कहा कि तमाम युवा तैयार है और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भी एक तरह से दिन रात लगे हुए। अब देखना होगा कि पार्टी कितनी मजबूत हो पाएगी और युवाओं को कितनी भागीदारी मिल पाएगी।